गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा कल मैंने आपको थ्योरम्स कराई थी, थ्योरम नंबर 4 तक कराया था और आपको एक डेफिनेशन समझाई थी लास्ट में, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब वो जो आपको डेफिनेशन कराई थी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, अब ये उसके ऊपर थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम नंबर 5। देखो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट क्या गिवन है, Ex equal summation of Lx plus n, where summation running from 1 to infinity, which is divided by Lx। चलिए अब हमें इसका प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? इन यूजुअल नोटेशन Lx इज द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज x। देखो Lx मैंने कल बताया था किस चीज को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज x। dx क्या बताता है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डाई बिफोर अटेनिंग द एज x प्लस 1। ठीक है, दैट इज कि dx का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन डाइंग इन द फर्स्ट ईयर विदाउट कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ लाइफ एट द एज x, यानी कि वो अपना जो भी वो ईयर यानी कि x एज जो भी उनकी होगी वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, उसको हम डिनोट करते हैं dx से। सो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय dx इंडिविजुअल। अब हम इंडिविजुअली देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स वो कितने लिव करता है इंडिविजुअली। तो अगर हम 0 ईयर की बात करते हैं तो यानी कि 0 ईयर उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है ना, उससे पहले ही नेक्स्ट ईयर तक पहुंचने से पहले ही उनकी क्या हो गई, डेथ। तो 0 इंटू क्या हो जाएगा dx, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं dx प्लस 1 की बात करती हूँ, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डाई बिटवीन द एज पीरियड ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2, कि जो एज थी आपकी x, अब मैं x को छोड़कर नेक्स्ट स्टेप पे जा रही हूँ, x प्लस 1 और x प्लस 2, कि ये दोनों मेरी एज हैं। एज का एक मैंने यहाँ पर पीरियड ले लिया कि अगर मेरी एज x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे जिनकी डेथ हो जाती है, जिसको मैं डिनोट करी हूँ dx प्लस 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु डाई इन द सेकेंड ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर एट द एज x, यानी कि इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है कब, सेकेंड ईयर कंप्लीट करने से पहले ही। सो द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय dx प्लस 1 पर्सन इज 1 इंटू dx प्लस 1, क्योंकि वो सेकेंड ईयर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1 इंटू dx प्लस 1, यानी कि क्या आ गया आपका dx प्लस 1। सो इन जनरल अगर हम इसी तरीके से एक सीक्वेंस बनाते हैं तो इन जनरल वो हमें कह रहा है कि अगर dx प्लस i है विच इज द नंबर ऑफ पर्सन डाइंग इन द एज पीरियड ऑफ x प्लस आई एंड x प्लस आई प्लस 1, दैट इज डाइंग इन द I plus 1th year after completing I years at age x. So the total numbers of years lived by dx plus I individual, तो अगर मैं total number of years चेक करती हूँ dx plus I के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू dx प्लस I, जिसमें I आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो हमने यहाँ पर एक ex ले लिया, यहाँ ex आपका क्या चीज बता रहा है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय पर्सन्स ऑफ द गिवन एज x। हम एवरेज निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लिव्ड बाय पर्सन्स ऑफ द एज गिवन x। ठीक है, तो x एज को लेकर हम एक एवरेज निकाल रहे हैं उन पर्सन्स की। कैसे निकालेंगे, मैंने लिया समीशन i dx प्लस आई, यानी कि जो मैंने यहाँ पर सारा अप टू सोन तक, यानी कि जो हमने एक सीरीज बना ली थी, हमने उसका एक समीशन ले लिया और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं Lx के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर एज x की बात कर रहे हैं। समीशन आपका 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि हमने जो एक सीक्वेंस बनाई थी वो हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे, तो समीशन भी हमारा 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे समीशन ओपन कर रही हूँ, हम यहाँ पे i की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर अप टू सॉल्व। तो जब मैं यहाँ पर i की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, जब 1 पुट करूंगी तो आपका क्या आएगा, dx प्लस 1, जब 2 पुट करूंगी तो ये आएगा, जब 3 पुट करूंगी तो ये आएगा, ऐसे ही अप टू सॉन ये इन्फिनिटी तक जाएगा, डिवाइडेड बाय Lx। ठीक है, इसके बाद जो ये डिवाइडेड बाय Lx है मैंने उसको बाहर ले लिया, और जो ये dx प्लस 1 है वहां पर मैंने dx का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो dx प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, Lx प्लस 1 माइनस Lx प्लस 2। ऐसे ही dx प्लस 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Lx प्लस 2 माइनस Lx प्लस 3। देखो मैंने dx का फॉर्मूला कल वाले लेक्चर में बताया था ना बेटा, तो यहाँ पे हम वही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना,
चलो अब देखो यहाँ पे एल एक्स प्लस वन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस वन। देखो यहाँ पर ये एल एक्स प्लस टू है, यहाँ पर भी एल एक्स प्लस टू है ना, माइनस एल एक्स प्लस टू प्लस ट्वाइस ऑफ एल एक्स प्लस टू। सो प्लस माइनस हमने क्या करना है, माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हम पे क्या आ जाएगा एल एक्स प्लस टू। ऐसे ही हमारे पास ये अप टू सॉन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये ब्रैकेट है क्या आया एल एक्स प्लस एन, जिसमें एन आपका कहाँ से रन कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है विच इज डिवाइडेड बाय एल एक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास आती है, एक सेकंड ना, ठीक है बेटा, देखो हमारे पास ये ई एक्स के इक्वल था ना, और ये ही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड, थ्योरम नंबर 5। चलो इसके बाद आती है आपकी क्रोलरी नंबर 1। इसमें वो हमें कह रहा है कि जैसे आपके पास ई एक्स जीरो, मैंने आपको बताया था कल किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला ई एक्स प्लस 1/2। अभी आपने ई एक्स की वैल्यू ये फाइंड आउट करी है पीछे थ्योरम में, देखो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की। ठीक है, पुट करी मैंने यहाँ पे। इसके बाद आपके पास ये वाला स्टेप कहाँ से आएगा बेटा, दोबारा से देखो क्रोलरी 1 में वो हमें कह रहा है कि ई एक्स जीरो इक्वल टू ई एक्स प्लस 1/2। ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, तो यहाँ मैंने ई एक्स की वैल्यू पुट की है जो मैंने थ्योरम नंबर 5 में फाइंड आउट की है। ई एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगी प्लस 1/2 एज इट इज। उसके बाद ये वाला स्टेप मेरा यहाँ पर कैसे आया बेटा, आप इस वाले स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इस वाले स्टेप को सॉल्व करते हो, देखो मैंने इस वाले स्टेप को यहाँ पे सॉल्व किया, इसका मतलब क्या डिवाइडेड बाय एल एक्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको इसके साथ अलग, इसको इसके साथ अलग डिवाइड कर रही हूँ। देखो ये ऐसे है ना, तो अगर मैं 1/2 एल एक्स को पहले एल एक्स के साथ अलग डिवाइड कर रही हूँ, फिर एल एक्स प्लस 1 प्लस एल एक्स प्लस 2 अप टू सोन इसको अलग डिवाइड कर रही हूँ, तो एल एक्स से एल एक्स कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/2 प्लस एल एक्स प्लस 1 प्लस एल एक्स प्लस 2 अप टू सोन। यानी कि अगर आप ये वाला स्टेप सॉल्व करते हो बेटा, तो ये वाला स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको यही स्टेप मिलेगा। तो ये हमें खुद से ही स्टेप ध्यान रखना है कि मैं इस वाले स्टेप को ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक फॉर्मूला डिराइव करना है बाय यूजिंग दिस स्टेप। तो आप एक बार चाहे खुद से भी सॉल्व करके देखना, जब आप ये वाला स्टेप सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, इसलिए इस स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मुझे ऐसे लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, देखो जो न्यूमरेटर वैल्यू है ना बेटा, थ्योरम नंबर 4 का जो आपका स्टेटमेंट है वो यही है कि टी एक्स आपका किसके इक्वल होता है 1/2 एल एक्स प्लस 1 प्लस एल एक्स प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो मैंने न्यूमरेटर वैल्यू के प्लेस पर क्या लिखा है टी एक्स फ्रॉम थ्योरम नंबर 4 और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो यानी कि ई एक्स नॉट हमारा किसके इक्वल भी आ सकता है, टी एक्स अपॉन एल एक्स के। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका क्रोलरी सेकंड। मैंने क्या किया, जो मैंने अभी थ्योरम नंबर 5 पढ़ी है ना, मैंने उसकी स्टेटमेंट ले ली। ये आपकी स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 5 की, ठीक है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ई एक्स एल एक्स प्लस 1 एल एक्स प्लस 2 अप टू सोन। यानी कि यहाँ अगर एल एक्स है तो यहाँ पे एल एक्स प्लस 1 से मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही अगर इस सीरीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक और सीरीज बनाना चाहती हूँ, किसकी, ये ई एक्स है, अब मैं ई एक्स प्लस 1 की एक सीरीज बनाना चाहती हूँ, तो मैंने ई एक्स के प्लेस पर क्या लिखा ई एक्स प्लस 1 और एल एक्स के प्लेस पर क्या लिखा एल एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे एल एक्स है तो यहाँ पे एल एक्स प्लस 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो अगर यहाँ पे एल एक्स प्लस 1 है तो यहाँ सीरीज एल एक्स प्लस 2 से स्टार्ट होगी। यानी कि जो भी यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू होगी उससे सेकेंड टर्म से हमारी सीरीज यहाँ राइट हैंड साइड में स्टार्ट होगी। ठीक है, नाउ अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एल एक्स ई एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1 ई एक्स प्लस 1। अब देखो, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा एल एक्स प्लस 1। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है।
तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगी। देखो यहाँ भी LX+1 है, यहाँ भी LX+1 है, मैंने LX+1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये वाली स्टेप बच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या इक्वेशन मिल गई, LX EX इक्वल्स टू LX+1 ब्रैकेट में 1 + EX+1। अब मैं क्या करी हूं, इस इक्वेशन में अपनी मर्जी से डिवाइड करी हूं ऑन बोथ द साइड्स LX 1 + EX+1। मैंने दोनों साइड इसको अपनी मर्जी से क्या किया, डिवाइड किया। LX से LX कैंसिल और 1 + EX+1 से ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, तो मेरे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है, PX का, और ये वाली टर्म एज इट इज, यानी कि मुझे PX की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सिमिलरली QX का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 - PX। मैंने यहाँ पर PX की वैल्यू पुट करी फ्रॉम दिस, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे ना, एलसीएम लेके ये वाले टर्म, यानी कि हमारे पास PX और QX की भी फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ का फॉर्म कर दिया। ठीक है गर्ल्स, तो ये आपकी दो क्रोलरी थी, ये आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है और समझना है। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्टेशनरी पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए देखिए, स्टेशनरी पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है। अब पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ इट इज ऑफ कांस्टेंट साइज, कांस्टेंट एज एंड सेक्स कंपोजिशन ओवर टाइम, यानी कि जिसमें हमारे पास, जिन पॉपुलेशन में हमारा साइज भी कांस्टेंट हो, एज भी कांस्टेंट हो और सेक्स कंपोजिशन ओवर टाइम के अकॉर्डिंगली चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन हमारा क्या होता है, अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी स्टेबल अगर इफ इट हैज अ फिक्स्ड एज एंड द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हमारी फिक्स एज होनी चाहिए और हमारी सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। सेकेंडली, इफ कांस्टेंट मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स आर एक्सपीरियंस्ड एट ईच एज, कि जो हमारी मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट है वो हमारी हर एज के अकॉर्डिंगली अगर कांस्टेंट होती है तो। थर्डली, वो कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन इज क्लोज्ड टू इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, कि जो हमारी पॉपुलेशन है अगर वो क्लोज्ड है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल पॉपुलेशन। अब एमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या होता है बेटा, इमिग्रेशन का मतलब होता है एक परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है ना, जैसे हमारा घर होता है ना, हमें पता है कि हमारा घर है, ये हमारा एक परमानेंट रेजिडेंट है। हम अपना एड्रेस लिखते हैं ना, तो उसमें आपके पास कॉलम होता है ना, परमानेंट रेजिडेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस रेजिडेंट। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है जो हमारा परमानेंट रेजिडेंट होता है। और एक होता है हमारा एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रीलोकेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री इन ऑर्डर टू परमानेंटली लिव इन अनदर, कि जो पर्सन्स अपना रीलोकेशन करते हैं किसी एक कंट्री से दूसरी जगह कुछ भी परमानेंट रहने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी अगर वो क्लोज्ड है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए एक बार बेटा मैं आपको बुक में से भी समझा देती हूँ, मैंने आपको कैसे कैसे कितना करा दिया है। देखिए, आज मैंने आपको ये थ्योरम नंबर 5 कराई है, कल मैंने आपको ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ करा दिया था। ये थ्योरम नंबर 5 हो गई है आपकी कंप्लीट। क्रोलरी नंबर 1, नंबर 2 मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद बेटा बुक में ना आपके पास ये टेबल है 9.10, 10A एंड 10B, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। ये सिर्फ आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, डेथ और SAARC के अकॉर्डिंगली ये डाटाज गिवन है। ठीक है, इनको आप रीड आउट कर लेना। इसके बाद मैंने आपको समझाया है स्टेशनरी पॉपुलेशन। स्टेशनरी पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया कि जो भी अगर हमारे पास पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट साइज या कांस्टेंट एज या सेक्स कॉम्पोजिशन ओवर टाइम होता है, तो उसको हम स्टेशनरी पॉपुलेशन बोलते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे पहली है कि इफ एवरी ईयर द नंबर ऑफ बर्थ इज एग्जैक्टली L0 and is equal to the number of death, then these are distributed uniformly throughout the year, कि अगर दोनों ही हमारे इक्वल हो गए then these are distributed uniformly, वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिफॉर्मली अपने कंप्लीट ईयर में। ठीक है,
इफ द पॉपुलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, जो भी पॉपुलेशन हमारी एमिग्रेशन और इमिग्रेशन से अफेक्ट नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉपुलेशन। अफेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कनाडा और अमेरिका है ना, यहाँ पर जाकर अपना परमानेंट रेजिडेंट बना लेते हैं, यानी कि फिर उनको हम इंडिया में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में परमानेंटली मतलब अपना रेजिडेंट बना लेते हैं। काफ़ी बाहर के लोग भी इंडिया में भी आकर अपना परमानेंट रेजिडेंट बना लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशन वो देख रहे हैं कि अगर इन दोनों ही कंडीशन से अगर पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो हमारी क्या होगी, स्टेशनरी पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ थ्योरी लिखी है, ये आप रीड कर लेना। ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसके बाद आता है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन के तीनों पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद वो कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स में भी हम पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है वो, अ स्टेबल पॉपुलेशन द ओवरऑल रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ रिमेन कॉन्स्टेंट, कि अगर हम ओवरऑल रेट निकालते हैं बर्थ का और डेथ का वो हमारा रिमेन कॉन्स्टेंट अगर होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली सच अ पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है हमारी कॉन्स्टेंट रेट पे, सो था सपोर्टिंग द माल्थूज लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि इस लॉ से हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ होती है। सो इन ए स्टेबल पॉपुलेशन मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट आर द कांस्टेंट बट नीड नॉट बी इक्वल, तो यानी कि स्टेबल में हमारे पास ये दोनों ही एक कांस्टेंट तो होते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इक्वल हों। जैसे स्टेशनरी में तो हमारे पास कंडीशन हो जाती है कि मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट हमारा इक्वल हो जाता है, यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाता है पर ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। So in a stable population, if the constant overall birth and death rates are equal, then the population size remains fixed, and in this case, a stable population becomes a stationary population. कि अगर किसी कंडीशन में हमारे पास बर्थ और डेथ रेट इक्वल आ जाते हैं तो उसमें हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो फिक्स्ड रहता है, और इस केस में जो स्टेबल पॉपुलेशन है वो हमारी स्टेशनरी पॉपुलेशन बन जाती है, क्योंकि जहां हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाते हैं उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास जो साइज है पॉपुलेशन का वो फिक्स्ड है और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो तब वो एग्जाम्पल हमारा स्टेशनरी पॉपुलेशन का बन जाता है, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपका आज का टॉपिक था, आज हम बस इसमें इतना ही करते हैं बेटा। इसके बाद आपका एक टॉपिक है ये लॉटका एंड डबलिन्स मॉडल फॉर स्टेबल पॉपुलेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पेज नंबर 9.21 में। ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक, ये वाले पेजेस आपको नहीं करने हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी 9.28 से एजम्पशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे, इस पेज से पहले जो भी टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।